Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इनकम टैक्स का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। और रिवीजन सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे, चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन कर रहे थे। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने दो चैप्टर का रिवीजन किया था। एक था आपका इंट्रोडक्शन और एक था आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, राइट। आज हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो हेड्स ऑफ इनकम है उसमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की रिवीजन करने वाले। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल है कि सर एक पर्सन की जो इनकम है ना, बहुत सारे सोर्सेस से हो सकता है। एक पर्सन की इनकम बहुत सारे सोर्सेस से हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है, जो कि पुराना वाला अभी एक्ट हो चुका है, ठीक है, उसमें एक पर्सन की जितने भी इनकम है उन्हें 5 हेड में, जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम है उन्हें 5 हेड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये 5 हेड कौन कौन से है सर? आपका पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, अब ये हेड में सर कौन कौन से इनकम आता है? देखो बहुत ही सिंपल है, इस हेड में वो सब इनकम आता है जो आप जॉब से इनकम करते हो। जब आप किसी के यहाँ पे नौकरी करते हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, चाहे वो किसी भी टाइप की जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो, परमानेंट हो, किसी भी टाइप का वो जॉब हो। ठीक है, जब वो जॉब आप करते हो और जब उस जॉब के लिए आपको कुछ पेमेंट मिलता है, देन उसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। और उस इनकम को हम लोग इसी हेड में इंक्लूड करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। ठीक है सर, चलो। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर किसी के पास कोई घर है और उस घर को किराया देके, अगर उस घर को रेंट पे देके वो कुछ इनकम करता है, तो उस इनकम को हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका खुद का घर है, ओके, और उस घर को आप किसी को किराए पे देके उस घर से आप रेंट रिसीव कर रहे हो ना, तो जो रेंटल इनकम आप रिसीव कर रहे हो उस इनकम को हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इसके लिए भी एक सेपरेट हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, चलो। और अगर सर ना तो आप जॉब करते हो, ना तो आप रेंटल इनकम ऑन करते हो, तो आप और क्या कर सकते हो, आपके पास एक और सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज बिजनेस। ओके, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप एक प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल का मतलब क्या है सर? डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, मेरे तरह कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली प्रोफेशनल पर्संस। तो इनसे अगर आप कुछ इनकम करते हो, अपनी प्रोफेशनल सोर्सेस से आप कुछ इनकम करते हो, और अगर आप प्रोफेशनली कुछ इनकम करते हो, और अगर आप खुद का बिजनेस रन करते हो, खुद का बिजनेस मतलब सर, मान लीजिए कि आपका खुद का कोई कंपनी है, कोई ट्रेडिंग वगैरह एक्टिविटी करते हो, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हो, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, किसी भी टाइप का आप एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप बिजनेस करके कुछ भी पैसा इनकम कर रहे हो, खुद का कुछ धंधा कर रहे हो और उसमें से कुछ पैसा इनकम कर रहे हो, तो इसीलिए आपका तीसरा हेड ऑफ इनकम पीजीबीपी में आ जाएगा। पीजीबीपी का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये वाले हेड में आपका इनकम आ जाएगा। ठीक है सर, चलो। उसके बाद और भी बहुत टाइप के इनकम हो सकता है। मान लीजिए कि आपने कोई अपना एसेट बेच डाला, कोई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह था, आपके पास लैंड था, आपके पास गोल्ड था, आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी था, कोई बिल्डिंग वगैरह था, उसको आपने बेच दिया। उसको बेच के अगर आपको कुछ मुनाफा हुआ है, कुछ प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसका एक सेपरेट हेड है जिसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ओके, कैपिटल प्रॉफिट आपका हुआ, आपने कोई एसेट बेच लिया अपना, आपने कोई एसेट बेच के कोई इनकम किया है, तो उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है सर, चलो। उसके बाद there are lot of incomes which are not covered under any of the particular head. Okay, ये चार हेड ना, चारों सेपरेट काइंड ऑफ इनकम को देख के बनाया गया। ये चारों हेड चार सेपरेट काइंड ऑफ इनकम को देख के बनाया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो कि ना तो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है और ना ही
वो किसी हेड में आते हैं, ना वो सैलरी में आते हैं, ना वो हाउस प्रॉपर्टी में आते हैं, ना वो पीजीबीपी में आते हैं, ना वो कैपिटल गेन्स में आते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है आपकी इंटरेस्ट इनकम, आप अपने बैंक में एफडी करते हो, आपकी सेविंग अकाउंट्स में पैसा है जहां से इंटरेस्ट आता है, तो वो एक पॉइंट हो सकता है। आपका अगर मैं बोलूं आपका कोई डिविडेंड वगैरह का इनकम है, लॉटरी वगैरह आप इनकम करते हो, लॉटरी वगैरह से अगर आप इनकम करते हो, तो ये सारे जो इनकम है ना, दीज आर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, ये सारे इनकम क्या हो जाएगा, ये जो इनकम है ये टैक्सेबल है, चाहे इंटरेस्ट की बात करिए, चाहे आप डिविडेंड की बात करिए, चाहे आपकी लॉटरी वाला इनकम हो, ये सारे इनकम आपकी टैक्सेबल होगा। और इनके लिए एक रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम बनाया गया, यानी कि जो भी इनकम इन चारों हेड में नहीं आएगा, जो भी इनकम ये चारों हेड में नहीं आएगा, वो इनकम क्या हो जाएगा, लास्ट हेड में, जो आपकी लास्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उस हेड में आपका आ जाएगा। ठीक है सब, चलो। So there are 5 heads of income: income from salary, income from house property, income from PGBP, income from capital gain, income from other sources। सही है सर, डन। सो अब हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का, राइट। चलिए, सो आपकी अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, दिस इज द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। ओके, ये आपकी फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है। और इस सेक्शन में जैसे मैंने बोला है कि जॉब से जो इनकम करते हो ना, वो आपकी नॉर्मली इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सेक्शन की बात करें तो इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम टैक्स में सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक है। सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक जो है वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है। 3 सेक्शन आते हैं, 15, 16, 17। ओके, अब सैलरी हम कब बोलेंगे, किसी भी इनकम को हम सैलरी कब ट्रीट करेंगे सर, आज पर दिस सेक्शन और आज पर द इनकम टैक्स एक्ट हम क्या करेंगे, सैलरी को कोई भी इनकम हो ना, उसे सैलरी ट्रीट करेंगे अगर वो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कोई भी पर्सन अगर ये 2 कंडीशन, कोई भी इनकम अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सर क्या 2 कंडीशन है, नंबर 1, ओके, any income is treated as salary if following 2 conditions are satisfied. The payer and payee must have employer-employee relationship। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, एक इनकम को सैलरी इनकम ट्रीट करेंगे। नंबर 1, पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देखो, अब कोई भी इनकम में ना 2 पार्टी होते हैं, एक होता है आपका पेयर यानी कि जो पैसा देता है, और एक होता है पेई यानी कि जिसे पैसा मिलता है। एक होता है आपका पेयर और एक होता है पेई। पेई वो पर्सन होता है जो कि पैसा पेमेंट करता है, और पेई वो पर्सन होता है जिसको पैसा मिलता है। तो सैलरी इनकम कब इनकम होगा सर, जब पेयर एंड पेई के बीच में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो उस इनकम को हम बोलेंगे सैलरी। ओके, और पेयर एज ए एम्प्लॉयर कैपेसिटी पेमेंट भी करना चाहिए। ओके, पेमेंट एज एम्प्लॉयर कैपेसिटी होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, देखो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा एक कंपनी है। ओके, मेरे एक कंपनी है, मान लीजिए कि मेरा एक काजू का फैक्ट्री है। ओके, और मेरे काजू के फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसमें मेरा एक दोस्त भी है जिसका नाम है प्रसन्न, वो भी मेरे काजू के फैक्ट्री में काम करता है। वैसे हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से मेरी फैक्ट्री में जॉब करता है। ठीक है, उसकी महीने का सैलरी जो है ना, उसकी महीने की सैलरी है 50,000 रुपए। उसकी महीने की सैलरी कितना है, 50,000 रुपीज। अब पॉइंट ये है कि जब वो मेरे ऑफिस में काम करता है ना, तो हम दोनों के बीच में आज ए बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो वो मुझे सर बोलता है, नॉर्मली मैं उसे एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करता हूँ बाकी एम्प्लॉय की तरह, और पेमेंट भी उसे उसी की तरह मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम ऑफिस से बाहर है ना, तो उस टाइम में क्या है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त है, हम नॉर्मली एज ए फ्रेंड बात करते हैं। ओके, अब हर महीने मैं उसे 50,000 का सैलरी देता हूं, तो ये सैलरी हेड में आ जाएगा, क्योंकि मैं एज ए एम्प्लॉयर कैपेसिटी उसे पेमेंट करता हूं। एज ए एम्प्लॉयर कैपेसिटी में उसे पेमेंट करता हूं। लेकिन मान लो कि एक दिन क्या हुआ कि उसने आया और बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी आ गया है, घर में किसी की तबीयत खराब है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, और मैंने एज ए फ्रेंड उसे 10 लाख रुपए दे दिया। तो यहां पे मैंने जो पेमेंट किया ना, ये सैलरी हेड में नहीं आएगा, क्योंकि पेयर एंड पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भले ही होगा, लेकिन मैंने एज ए एम्प्लॉयर कैपेसिटी उसे पेमेंट नहीं किया है। ओके, मैं एज ए
मैं एज ए फ्रेंड उसे पेमेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे सैलरी कोई भी इनकम ट्रीट होने के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करना है। पहला है देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे, एंड एम्प्लॉयर एंड पेयर मस्ट हैव बीन पेड एज एम्प्लॉयर कैपेसिटी, पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर कैपेसिटी में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सर व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब है मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी सारा का सारा वो डायरेक्शन देगा या फिर वो काम को वो एम्प्लॉय के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, वो एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे सकता है फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, या फिर तो उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, उसे ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, एक बार ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, तो जो भी इनकम एम्प्लॉयर को मिलेगा एम्प्लॉय से वो क्या हो जाएगा, सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है सर कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मतलब एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है, वो टेम्पोररी भी हो सकता है, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो सकता है, वो फुल टाइम एम्प्लॉय हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया देन उसके बाद जो इनकम है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, अब पॉइंट ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय को सैलरी मिलता है और वो बाद में उस सैलरी को किसी को डोनेट कर देता है या फिर वो सैलरी को वो किसी और को दे देता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उससे सैलरी का एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा, यानी कि वो अपनी सैलरी को यूज कर रहा है उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स से उससे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स वाले ये बोल रहे हैं कि भाई फॉरगोइंग सैलरी मतलब क्या है सर? मतलब आपने अपनी सैलरी ड्रॉ किया या फिर आपका सैलरी ड्यू हो गया, उसके बाद उसे कोई और रिसीव कर रहा है या फिर आप उसे किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, किसी को डोनेट कर रहे हो, किसी एनजीओ वगैरह को दे रहे हो, सो दीज आर ओनली एप्लीकेशन ऑफ योर इनकम और आपको इनकम टैक्स से कोई छूट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपना सैलरी को सरेंडर कर लिया है ना, अगर आपने अपनी सैलरी को सरेंडर कर लिया है अंडर सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट, ओके, यानी कि अगर आपने अपनी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया कि भाई अब मेरा जो सैलरी है वो आपको जाएगा और पूरा का पूरा आप यूज करिए, तो वो उस केस में आपकी जो सैलरी है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड। ठीक है सर, चलो ओके, अब हम लोग बात करते हैं इफ द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर आपको क्या कर रहा है, टैक्स फ्री सैलरी दे रहा है। सर टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है, देखो एम्प्लॉयर अगर आपको टैक्स फ्री सैलरी दे रहा है, टैक्स फ्री सैलरी का मतलब है कि आपकी सपोज प्रसन्न की सैलरी है 15 लाख, ओके, 15 लाख की सैलरी, 15 लाख की सैलरी में इसका मान लीजिए रफली मान लीजिए कि टैक्स आता है 3 लाख का, ओके, अब ओरिजिनल इतना नहीं है लेकिन मान लीजिए कि 15 लाख की सैलरी में प्रसन्न को टैक्स कितना देना है, टैक्स देना है 3 लाख का, 3 लाख का टैक्स इसे देना पड़ता है। अब 15 लाख की सैलरी में जो 3 लाख की टैक्स दे रहा है ना, उसके घर में जा रहा है 12 लाख। जब उसकी शादी होने वाला था तो प्रसन्न ने बोल दिया था कि भाई देखो क्या है कि मैं तो महीने का मतलब मैं साल का 15 लाख इनकम करता हूं, तो वहां पे घर वालों ने मतलब उसके ससुराल वालों ने उस वजह से उसकी शादी किया। अब उसकी बीवी उसके साथ रोज झगड़ा करती कि आप 3 लाख और किसी को देते हो। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर एम्प्लॉय की अब इसकी वजह से मतलब वो उसकी वजह से बहुत सारा परेशान था, तो मैंने बोला ठीक है काम करते, तुम्हारा ये जो सैलरी है ना, तुम्हारी जो सैलरी के ऊपर जो 3 लाख का टैक्स है ये मैं अपनी तरफ से पेमेंट करूंगा, यानी कि तुम्हें 15 लाख पूरा मिलेगा, तुम्हें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी टैक्स आएगा, जो भी तुम्हारा टीडीएस का अमाउंट आएगा वो मैं अपने हाथ से पेमेंट करूंगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब पॉइंट ये है, देखो बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए टैक्स का पेमेंट करता है और एम्प्लॉय को टैक्स फ्री सैलरी पेमेंट करता है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो भी टैक्स अमाउंट एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है वो भी एम्प्लॉय की सैलरी का एक पार्ट है। अब इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स वाले कर रहे हैं कि अगर आपको प्रसन्न को टैक्स देना था 3 लाख का, उसने नहीं दिया, आपने उसके लिए टैक्स दिया 3 लाख का, इसका मतलब प्रसन्न की सैलरी अब कितना है, 18 लाख हो चुका है। 15 लाख था सैलरी, उसे 3 लाख देना था, आपने उसके लिए 3 लाख दे दिया, तो अब इसका मतलब क्या है, उसकी सैलरी कितना हो जाएगा, 18 लाख हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई फॉरेन ऑफिसर, फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन ऑफिसर, हाई कमीशन लिटिगेशन, फॉरेन की कोई एम्प्लॉय, फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई इंडिया में अगर सैलरी रिसीव करता है तो वो सैलरी इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। कोई फॉरेन एम्बेसी है, कोई फॉरेन हाई कमीशन है, कोई फॉरेन लिटिगेशन है, कॉन्सुलेट है और एनी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है फॉरेन कंट्री का, तो उसको अगर कोई सैलरी इंडिया में मिलता है सो इट्स नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि भाई
पार्टनरशिप फार्म से पार्टनर को अगर कोई भी सैलरी मिलता है, पार्टनरशिप फार्म से पार्टनर को अगर कोई भी सैलरी मिलता है, कोई कमीशन मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, दीज आर ऑल ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम एंड वो क्या हो जाएगा आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, वो क्या हो जाएगा आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म से अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ इनकम मिलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म से अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ इनकम मिलता है तो वो इनकम भी क्या होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटर को जो भी सैलरी मिलता है सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म से, दैट विल आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, नॉट अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, चलो। अच्छा, एमपी एमएलएस वगैरह को जो भी सैलरी मिलता है ना, देखो क्यों ऐसा हो रहा है, पार्टनर चाहे पार्टनरशिप फार्म में आज एम्प्लॉय भी काम करे, लेकिन उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होगा। सिमिलरली सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म दोनों के बीच में तो सर कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, दोनों तो सिंगल पर्सन है, दोनों का पैन कार्ड भी सेम है। इसीलिए सोल प्रोप्राइटर का जो इनकम है, सैलरी इनकम है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म से जो भी उसने सैलरी ड्रॉ किया है वो पीजीबीपी का इनकम ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली आपकी जो पार्टनर है, पार्टनर ने जो भी अमाउंट ड्रॉ किया है पार्टनरशिप फार्म से, जो भी सैलरी वगैरह उसने लिया है, दैट अमाउंट विल आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सिमिलरली जो हमारे एमपी और एमएलएज है, उन्हें जो सैलरी मिलता है वो सैलरी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा, क्योंकि उनका भी तो कोई एम्प्लॉयर नहीं है और ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन एक पर्सन है जिन्हें सैलरी मिलता है और जिनका कोई एम्प्लॉयर भी नहीं है, मतलब जिन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन उनका जो सैलरी है वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा, वो है जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, उन्हें जो सैलरी मिलता है वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। ओके, भले ही उनका कोई भी एम्प्लॉयर नहीं हो, उन्हें उनके डिसीजन को कोई कंट्रोल ना करता हो, लेकिन फिर भी उनकी जो सैलरी है वो क्या हो जाएगा, आपका सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। ओके, उसके बाद अगर कोई डायरेक्टर वगैरह है, देखो अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसे जो भी पेमेंट मिलता है कंपनी से वो उसका आईओफएस में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो होल टाइम डायरेक्टर है, इन्हें जो सैलरी मिलता है वो सैलरी आपका क्या होगा, वो सैलरी आपका टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड में। ठीक है सर, चलो ओके। अब हम लोग सर बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 15 जो है वो है सैलरी का चार्जिंग सेक्शन। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। और सेक्शन 15 क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल चीजें बोलता है। सेक्शन 15 बोलता है सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। सैलरी कैसे टैक्सेबल होगा सर, ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस। जिस दिन वो सैलरी ड्यू हो गया या फिर जिस दिन रिसीव हो गया वो क्या होगा, उसी दिन टैक्सेबल हो जाएगा, जो डेट सबसे पहले आएगा। सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस व्हिच एवर इज अर्लियर। जो डेट सबसे पहले आएगा, चाहे वो ड्यू हो चाहे वो रिसिप्ट डेट हो, जो सबसे पहले आएगा उसी दिन को आपका सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें इसीलिए 3 टाइप के सैलरी आता है। एक आता है आपका एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी क्या होगा सर, पहले रिसीव हो गया। एडवांस सैलरी का मतलब क्या है, जो सैलरी आपने ड्यू होने से पहले ही रिसीव कर लिया है, तो एडवांस सैलरी आपका ड्यू बेसिस पे सॉरी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है सैलरी जो ड्यू हो गया है लेकिन अभी टैक्सेबल मतलब रिसिप्ट नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। एडवांस सैलरी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगा। एंड आपकी जो एरियर ऑफ सैलरी है ना, एरियर सैलरी का मतलब क्या है कि अगर आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज हुआ है और वो पूरा नहीं, पिछले साल का सैलरी अभी इसी ईयर में मिल रहा है ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव चेंज इन सैलरी, उसे हम बोलते हैं एरियर सैलरी। एरियर सैलरी आपकी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी दोनों चीजें अलग अलग है। एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी दोनों चीजें बहुत ही अलग अलग है। एडवांस सैलरी जो है ना वो आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी यानी कि सैलरी के अगेंस्ट में अगर आपको कोई एडवांस मिला है आपके एम्प्लॉयर से तो उसे एक लोन ट्रीट किया जाएगा। एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी विल बी टैक्सेबल आज विल नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। उसे एक लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो लोन की तरह ही टैक्स मतलब लोन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है सर, चलो
अब सबसे इंपॉर्टेंट सर हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। सैलरी में कौन कौन से सर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आपका आता है बेसिक सैलरी। देखो बेसिक सैलरी क्या होता है, दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सैलरी, ओके। और इसी बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड किया जाता है। दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सैलरी एंड इट्स फुल्ली टैक्सेबल। जो बेसिक सैलरी होता है वो आपका पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, ओके। बेसिक सैलरी को लेके ही आपका क्या होता है, पे स्केल डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है पे स्केल। तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी ऐसे लिखा गया है 10,000, फिर उसके बाद 1,000, उसके बाद फिर मतलब 20,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 50,000। अगर ऐसे लाइन में लिखा गया इसका मतलब क्या है सर कि पहले जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी बेसिक सैलरी होगा 10,000 का, और हर साल आपकी सैलरी क्या होगा 1,000 करके इंक्रीज करेगा। मतलब इस साल मुझे अगर महीने का 10,000 का बेसिक सैलरी मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर वो कितना हो जाएगा 11,000, उसके अगले साल कितना हो जाएगा 12,000, उसके अगले साल 13,000, ऐसे करते 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 20,000 तक वो जाएगा, ठीक है। सो 10,000 से सैलरी आपका कितने तक जा सकता है, हजार करके 20,000 तक। फिर जब आपकी सैलरी 20,000 टच करेगा वहां से आपका सैलरी क्या होगा 2,000 इंक्रीज होगा, यानी कि 20 के बाद 22,000, 24,000, 26,000, ऐसे करके कितने तक जाएगा 50,000 तक जाएगा, ठीक है। इसे बोला जाता है पे स्केल। उसके बाद आपका आता है बेसिक सैलरी के बाद फीस का मतलब क्या होता है एडिशनल पेमेंट और एक्स्ट्रा पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। बेसिक सैलरी को छोड़ दो, अगर कोई एक्स्ट्रा काम के लिए कोई आपने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन किया है और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट वगैरह मिल रहा है तो वो आपकी फीस में आ जाएगा, ठीक है सर। चलो उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे डियरनेस अलाउंसेस। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे डियरनेस अलाउंसेस। सर ये डियरनेस अलाउंसेस और डियरनेस पेमेंट क्या होता है, देखो डियरनेस अलाउंसेस और डियरनेस पेमेंट को नॉर्मली इन्फ्लेशनरी अलाउंसेस भी बोला जाता है। ये एक मॉनिटरी बेनिफिट होता है, ये एक मॉनिटरी बेनिफिट होता है जो कि एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को टू बियर द बर्डन ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये सैलरी का एक पार्ट होता है, ठीक है। और बेसिकली ये डीए का एक परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि अगर आपकी सॉरी बेसिक का एक परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ओके। और बेसिक सैलरी के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सैलरी में तो दिस इज योर डीए, डियरनेस अलाउंसेस, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ओके। डियरनेस अलाउंसेस आपको जो भी मिला वो पूरी तरह से टैक्सेबल है क्योंकि ये एग्जम्प्टेड नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। डियरनेस अलाउंसेस आपको जो भी मिला वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, ओके। लेकिन डीए नॉर्मली 2-3 तरह की होते हैं। एक होता है आपका डीए इफ, एक होता है आपका डीए इफ। डीए इफ का मतलब क्या होता है, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। एक होता है आपका डीए नॉट इफ, मतलब हम लोग इसे नॉट इफ लिखते हैं लेकिन ओरिजिनली जो होता है ना वो आपका ऐसे होता है डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जब आपको रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन करना है, चाहे वो ग्रेचुइटी हो चाहे वो पेंशन हो, उस टाइम पे आपको डीए एज ए सैलरी का पार्ट कंसीडर करना है, ओके। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपकी ऑफर लेटर, उसमें लिखा हुआ है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि वो जो डीए है ना उसको आप सैलरी के कंप्यूटेशन में लोगे, ओके। सैलरी के कंप्यूटेशन में आपको उसे कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। अगर आप ये बोलोगे कि डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब डीए नॉट इफ है, इसका मतलब क्या है कि वो जो डीए है उसे आप सैलरी कंप्यूटेशन में नहीं लोगे, ठीक है। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ डीए दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आपको नॉट इफ लेना है। तो 3 तरह की डीए हो सकता है। एक आपको क्वेश्चन में दिया होगा सिर्फ डीए, डियरनेस अलाउंसेस। एक होगा आपका डीए इफ, मतलब डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। एक होगा आपका डीए नॉट इफ, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। सर अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी दिया गया है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन करोगे तो डीए आपको सैलरी में ऐड करना है, मतलब सैलरी की जो नंबर होता है ना, मतलब सैलरी कैलकुलेशन में डीए को आपको कंसीडर करना है। अगर डीए नॉट इफ है तो कंसीडर नहीं करना है। अगर सिर्फ मतलब सिर्फ डीए दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, उसे एज्यूम करना है कि डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, ठीक है सर। चलो सर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कमीशन एंड बोनस की। कमीशन एंड बोनस की अगर मैं बात करूंगा, देखो कमीशन चाहे ऑन प्रॉफिट हो चाहे ऑन सेल्स हो पूरी तरह से टैक्सेबल है। बोनस की अगर मैं बात करूं, बोनस चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे टेम्पररी बोनस हो, मतलब कस्टमरी बोनस हो, या फिर चाहे आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस हो, दोनों ही केस में क्या होगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अब हम लोग बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो कि है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट, ओके।
रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या आ जाएगा? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी बेसिकली क्या होता है? देखो, ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। जब कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है ना, उसने कंपनी को लॉन्ग लॉयल सर्विस, मतलब उसने जो कंपनी में सर्विस प्रोवाइड किया है उसकी लॉन्ग लॉयल सर्विस के लिए कंपनी या फिर एम्प्लॉयर क्या करता है? उसे एक लमसम अमाउंट पे करता है। ठीक है। सो जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, उसने अगर बहुत टाइम सर्व किया है कंपनी को, तो उसको सैलरी तो मिला है, लेकिन उसका जो सर्विस है, उसकी जो लॉयल्टी है, उसकी वजह से आफ्टर रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसे एक लमसम अमाउंट दिया जाता है ऑन रिवार्ड ऑफ हिज लॉयल्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी। ओके। अब ये ग्रेच्युटी जो है, ग्रेच्युटी वॉलंटरीली भी मिल सकता है और ग्रेच्युटी कंपल्सरीली एज पर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 उसकी वजह से भी मिल सकता है। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं? ग्रेच्युटी को ड्यूरिंग द जॉब, मतलब जब वो सर्विस कर रहे, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कुछ अपने पर्सनल पर्पज हो गया, उसके लिए ग्रेच्युटी अमाउंट को विड्रॉ भी कर लेते हैं। ठीक है। ग्रेच्युटी नॉर्मली एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। क्यों मिलता है सर? ग्रेच्युटी आपका इस वजह से मिलता है कि एम्प्लॉयर को आपने लॉन्ग लॉयल सर्विस प्रोवाइड किया है और आपकी सर्विस से खुश होकर एम्प्लॉय क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? आपको एक लमसम अमाउंट पे कर रहा है। ठीक है। अब ग्रेच्युटी जो भी आपको मिला है ना, उसकी टैक्सेशन क्या होगा सर? देखो, बहुत ही सिंपल है, ये टेबल आपको बस याद करना है। अगर 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 आपने ग्रेच्युटी रिसीव किया है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, यानी कि जॉब करने के टाइम पे अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव किया है, तो जो भी आपको ग्रेच्युटी मिला है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके। अगर ग्रेच्युटी आपने आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ रिसीव किया है, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट अगर आपने रिसीव किया है, आफ्टर डेथ तो आपकी फैमिली मेंबर रिसीव करेंगे, लेकिन अगर आफ्टर रिटायरमेंट आपने रिसीव किया है तो वो क्या होगा? दो टाइप के एम्प्लॉय आ जाएंगे। देखो, बहुत ही सिंपल है। ग्रेच्युटी अगर आपने रिसीव किया है ड्यूरिंग द सर्विस, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल, कुछ भी नहीं होगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा सर। लेकिन अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव किया है आफ्टर रिटायरमेंट, तो दो टाइप के एम्प्लॉय आ जाएंगे। एक आ जाएंगे सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक आ जाएंगे सर प्राइवेट एम्प्लॉय। ओके। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी जो है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट अगर कुछ पैसा दे रहा है उन्हें, तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स ले सकता है? तो गवर्नमेंट बोला कि हमारे एम्प्लॉय के लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ओके सर। अब बात करते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय की। प्राइवेट एम्प्लॉय में दो टाइप के एम्प्लॉय है। एक है ग्रेच्युटी, मतलब एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, यानी कि आप एक ऐसे कंपनी में जॉब कर रहे हो जहां पे ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, और एक ऐसे टाइप के एम्प्लॉय है जहां पे ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी दे रहा है, वॉलंटरी ग्रेच्युटी। ठीक है। सो पहले हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। जो एम्प्लॉयज कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आता है, उनकी केस में क्या होगा सर? जितना भी ग्रेच्युटी मिला है आपको, जितना भी ग्रेच्युटी मिला है आपको, वो क्या होगा? उसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री विल बी एग्जेम्प्टेड। आपको जितना भी ग्रेच्युटी मिला है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री, इन तीनों में से जो भी कम होगा ना, उसे आप माइनस कर लेना उस अमाउंट से। आपको जितना भी ग्रेच्युटी मिला है, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, वो अमाउंट को आप क्या करना? जितना आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुआ है उसमें से माइनस कर लेना, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, दैट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, that amount will be exempted from the tax. Number 1, actual amount received. Number 2, statutory limit 20 lakhs, 20 लाख का लिमिट गवर्नमेंट ने सेट किया कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट ग्रेच्युटी में कितना मिल सकता है? 20 लाख का। एंड उसके बाद एक आपका कंप्यूटेशन है, दैट इज 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। अच्छा, 15/26 मतलब ग्रेच्युटी एक्ट में जो लिखा गया है ना, ग्रेच्युटी एक्ट में ऐसा लिखा गया है 15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड मंथ ऑफ सैलरी। कितना ग्रेच्युटी मिलना चाहिए? 15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, ये लिखा गया है। मैंने उसको एक फॉर्मूला की तरह लिखा है आपका 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। ठीक है, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आपकी कोई फ्रैक्शन ईयर है, यानी कि जैसे कि 15 साल 6 महीना, 15 साल 7 महीना, 15 साल 5 महीना, उस केस में आपको क्या करना है? इफ देयर इज एनी फ्रैक्शन ईयर्स, तो अगर आपकी पीरियड 6 मंथ से ज्यादा है तो आपको एक होल ईयर कंसीडर करना है। मान लीजिए कि 15 ईयर 7 मंथ है तो आपको 16 ईयर करना है, लेकिन अगर 15 ईयर 5 मंथ है तो आपको क्या करना है? 15 ही रखना है। 15 ईयर 6 मंथ है तब भी आपको 15 रखना है। अगर एक डे भी एक्स्ट्रा होता है ना, 15 ईयर 6 मंथ 1 डे, तो उस केस में आपको कितना करना है? 16 करना है। ठीक है, सो एनी फ्रैक्शन ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ इज कैलकुलेटेड एज कंप्लीटेड ईयर। ओके,
बिलो 6 मंथ पीरियड इज इग्नोर, 6 मंथ से जो भी कम पीरियड है वो इग्नोर किया जाएगा। सैलरी का मतलब क्या है सर, सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए लास्ट ड्रॉप। डीए दिया गया है सर, देखो बहुत ही सिंपल है, सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। ओके, डीए मतलब सर सिर्फ डीए, चाहे सर इफ हो नॉट इफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डीए चाहे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो, जीए चाहे नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी सैलरी में आ जाएगा। तो ग्रेचुइटी जब आप कंप्यूट करोगे, जो जब यहाँ पे सैलरी आपको पर मंथ लेना है तो कैसे लेना है सर, बहुत ही सिंपल है, बेसिक सैलरी प्लस डीए लास्ट ड्रॉप। ओके, उसके बाद आता है इन केस ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के केस में आपको क्या करना है, 7/26 इज टेकन फॉर कैलकुलेटिंग सैलरी। एंड इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय, पीस रेटेड एम्प्लॉय के केस में आपको क्या करना है, एवरेज 3 मंथ की सैलरी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होगा, इसमें भी सर वही चीज फॉलो होता है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। सो देयर आर थ्री लिस्ट, नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 2 यहाँ पे भी सर वही है, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख का, नंबर 3 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कंप्लीटेड, वहां पे कितना लिया जाता था 15/26, यहाँ पे कितना लिया जाएगा हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। अच्छा सर, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में यहाँ पे पूरा फुल ईयर लिया जाएगा, यानी कि चाहे आपकी 15 ईयर 11 मंथ भी क्यों ना हो, 15 ईयर 5 मंथ 15 ईयर लिया जाएगा, 15 ईयर 6 मंथ 15 ईयर लिया जाएगा, 15 ईयर्स 11 मंथ तब भी 15 ईयर लिया जाएगा। तो जब पूरा कंप्लीटेड ईयर होगा उसी को ही कंसीडर किया जाएगा, फ्रैक्शन को पूरी तरह से हम लोग इग्नोर करेंगे। सर सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे सैलरी का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है, सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको लेना पड़ेगा 10 मंथ का लास्ट 10 महीने का बेसिक सैलरी, लास्ट 10 महीने का डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड लास्ट 10 महीने का क्या लेना पड़ेगा, कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो ये 3 चीजें लेना पड़ेगा, बेसिक सैलरी, देखो ये 3 चीजें आपको लेना पड़ेगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज, कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है सर, तो ये तीनों चीजें लेना पड़ेगा, कितने महीने का सर, तीनों चीजें लेना पड़ेगा लास्ट 10 महीने का, जिस मंथ में एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है ना उसके पिछले लास्ट 10 महीने का आपको लेना है, क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, चलो अब उसके बाद सर हम लोग, ये तो ग्रेचुइटी खत्म हो गया, चलो देखते, चलो ग्रेचुइटी का सर खत्म हो गया पूरा का पूरा, बिल्कुल डन। अब हम लोग बात करते हैं पेंशन की। ठीक है, देखो पेंशन एक और रिटायरमेंट बेनिफिट है, और पेंशन की केस में बड़ा ही सिंपल है, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। देखो पेंशन क्या है, पेंशन मीन्स ए पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय बाय हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। देखो पेंशन होता है क्या है कि एक पेमेंट होता है जो कि आपकी फॉर्मर एम्प्लॉयर आपको करता है ड्यू टू सर्विस रेंडर इन पास्ट, आपने जो पास्ट में सर्विस उसे दिया है ना उसकी वजह से अभी वो क्या कर रहा है, आपको पेंशन प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि आज के टाइम पे पेंशन जैसे कोई चीज इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मतलब पेंशन आज के टाइम पे तो जो न्यू एम्प्लॉइज है, जो आज के टाइम पे जॉब करते हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलता है, जो पुराने एम्प्लॉइज है उन्हें कोई पेंशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, पेंशन की टैक्सेशन सर कैसे होगा, देखो पेंशन या तो डेथ के बाद आपकी फैमिली मेंबर रिसीव कर सकते हैं, या फिर आप रिटायरमेंट के बाद रिसीव कर सकते हो, यानी कि पेंशन 2 तरह से रिसीव हो सकता है, आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ अगर पेंशन रिसीव किया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे फैमिली पेंशन, और वो आईओएफएस में टैक्स लग जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है सर, आफ्टर रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं, आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, 2 टाइप के पेंशन होगा आपका, एक होगा कम्यूटेड पेंशन और एक होगा अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन जो होगा क्या, देखो अनकम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली पेंशन, ओके, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या है, मंथली पेंशन जो कि पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। कम्यूटेड पेंशन का मतलब है लमसम पेंशन। देखो लमसम पेंशन अगर मिला है तो यहाँ पे 2 टाइप के एम्प्लॉय आ जाएंगे, एक आ जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक आ जाएगा प्राइवेट एम्प्लॉय। सो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिला है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। प्राइवेट एम्प्लॉय को अगर कम्यूटेड पेंशन मिला है तो 2 टाइप के एम्प्लॉय आ जाएंगे, एक एम्प्लॉय आएगा जो ग्रेचुइटी जिसने रिसीव किया है, एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेचुइटी, कवर और नॉट कवर की तो बात ही नहीं आ रहा सर, जो भी एम्प्लॉय ने चाहे वो कवर में हो चाहे वो नॉट कवर में, अगर उसने ग्रेचुइटी रिसीव किया है तो वो एक टाइप के एम्प्लॉय है, और एक टाइप के एम्प्लॉय आ जाएगा जो ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया है। ठीक है, अगर किसी ने ग्रेचुइटी रिसीव किया है तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन। अब सर ये टोटल पेंशन कैसे निकलेगा,
टोटल पेंशन जो आपका आ जाएगा, टोटल पेंशन क्या हो जाएगा, देखो ये जो पेंशन है ना ये आपका टैक्सेबल आ जाएगा। टैक्सेबल पार्ट कितना आ जाएगा सर, टैक्सेबल पार्ट कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन। सिमिलरली इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एग्जेम्पशन आपको मिलेगा क्योंकि आपको ग्रेचुइटी नहीं मिला है। अगर ग्रेचुइटी मिला है एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, अगर ग्रेचुइटी नहीं मिला है एक्चुअल पेंशन माइनस 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन। तो सर ये टोटल पेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल, टोटल पेंशन इक्वल टू टोटल पेंशन। टोटल पेंशन का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कम्यूटेड पेंशन, जितना आपने कम्यूटेड पेंशन किया है, कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। अच्छा कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या है, कम्यूटेशन देखो, कम्यूटेड पेंशन का सिंपल मतलब है, मान लीजिए कि मुझे मंथली 10,000 का पेंशन मिलता था पर मंथ मुझे 10,000 का पेंशन मिलता था। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए ना, मुझे कुछ जरूरी मतलब मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ा, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, बेटी की शादी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैमिली मेंबर में किसी का टेंशन हो गया, उसकी वजह से मेरा पेंशन आ रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला, मैंने अपने एम्प्लॉयर के पास गया, मैंने बोला कि सर एक काम करिए मुझे आप 6 लाख रुपए दे दीजिए। उसने बोला मैं क्यों दूंगा तुम्हें 6 लाख रुपए, तुम तो अब मेरे पास जॉब भी नहीं करते। तो मैंने बोला एक काम करिए, आप जो मुझे 10,000 का पेंशन देते हो ना, आप एक काम करिए 6,000 मुझे मत दीजिए, मतलब 6,000 पर मंथ मुझे अब मत दीजिए, मुझे सिर्फ 4,000 दीजिए। 10,000 से 6,000 अपने पास रख लीजिए, मुझे सिर्फ 4,000 पर मंथ का पेंशन दीजिए। 60% आप रख लीजिए और 60% के बदले मुझे कितना दीजिए, आप 10 लाख रुपए दे दीजिए। तो ये 10 लाख जो मैं रिसीव कर रहा हूं ना ऑन बिहाफ ऑफ माई 60% पेंशन, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन। और कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए अगर आपने ग्रेचुइटी रिसीव किया है तो जितना पैसा आपने रिसीव किया है, जितना पैसा रिसीव किया मतलब मैंने रिसीव किया 6 लाख, 6 लाख का कम्यूटेड पेंशन मैंने रिसीव किया, माइनस करूंगा 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन। अच्छा टोटल पेंशन कितना आ जाएगा, मैंने रिसीव किया 6 लाख डिवाइडेड बाई 60%, तो टोटल पेंशन कितना आ जाएगा सर, 10 लाख का आ जाएगा टोटल पेंशन। तो 1/3 ऑफ द 10 लाख, 1/3 इंटू 10 लाख। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 लाख माइनस 1/2 इंटू 10 लाख। तो अगर ग्रेचुइटी मिला है तो 1/2 मिलेगा, मतलब ग्रेचुइटी नहीं मिला है तो आपको 5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिला है तो आपको 3,33,333,333 इतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। बाकी का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पेंशन अगर कोई गैलेंटरी अवार्ड वाला पर्सन रिसीव कर रहा है, मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जिसको गैलेंटरी अवार्ड मिला है, जैसे कि सेना मेडल, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये जो अवार्ड होते हैं ना, जो गैलेंटरी अवार्ड होते हैं, ठीक है, उन्हें अगर कोई गैलेंटरी अवार्ड मतलब किसी पर्सन को गैलेंटरी अवार्ड मिला है और उसको पेंशन मिल रहा है तो वो पेंशन पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके अगर उस गैलेंटरी अवार्ड जो पर्सन गैलेंटरी अवार्ड है ना, उसकी फैमिली मेंबर को अगर कोई पेंशन मिल रहा है तो वो पेंशन भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है सर। चलो डन। उसके बाद चलते हैं एक और रिटायरमेंट बेनिफिट की तरफ सर। रिटायरमेंट बेनिफिट में एक और रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है, लीव एनकैशमेंट। अच्छा लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है सर, बहुत ही सिंपल है। देखो हर एक एम्प्लॉय को ना कोई भी किसी ना किसी कंपनी में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पेड लीव्स मिलता है। 30 डेज हो सकता है, 60 डेज हो सकता है, 40 डेज हो सकता, मतलब 45 डेज हो सकता है। नॉर्मली एम्प्लॉयज को पेड लीव मिलता है, यानी कि महीने में आप 2 या 1 या फिर 2 छुट्टी आप ले सकते हो, ठीक है, 2 छुट्टी ले सकते हो जिसका आपका पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज क्या होता है, सॉरी, तो पेड लीव आपको मिलता है, महीने में 1-2 दिन आप छुट्टी ले सकते हो जिसकी वजह से आपको मतलब आपका पैसा डिडक्ट नहीं होगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आप छुट्टी भी ले सकते हो, उसे बोला जाता है पेड लीव। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज क्या करते हैं, ये पेड लीव में भी वो लोग काम करते, छुट्टी नहीं लेते, जिसकी वजह से उन्हें सैलरी मिलता है। ओके नॉर्मली तो उन्हें सैलरी मिलेगा, मान लीजिए कि आप 11 महीने जॉब कर रहे, 11 मंथ जॉब कर रहे हो, प्लस 1 मंथ का पेड लीव है, 1 मंथ का पेड, 1 आपका क्या है पेड लीव है, तो उस केस में आपको सैलरी कितने मिलेगा, 12 मंथ का पूरा का पूरे साल का सैलरी मिलेगा। लेकिन जो लोग पूरे 12 मंथ भी काम करते हैं ना, तो उन्हें कितना सैलरी मिलना चाहिए सर, उन्हें तो 1 महीने का एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि जो छुट्टी का पैसा है वो भी उन्हें मिलना चाहिए, उन्होंने तो पूरा साल काम किया है, प्लस जो छुट्टी का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो भी उन्हें मिलेगा। इसी को बोला जाता है लीव एनकैशमेंट। जब आप अपना छुट्टी नहीं लेते हो,
जब आप अपना छुट्टी नहीं लेते हो और छुट्टी को लीव एनकैशमेंट कर लेते हो, मतलब छुट्टी को कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, काम करके पैसा कमाते हो, तो उससे आपको बोला जाता है लीव एनकैशमेंट। ठीक है, अभी जो लीव एनकैशमेंट है ना, वो नॉर्मली तो हर साल आपको क्रेडिट हो जाता है कि भाई जिस ईयर में आपने छुट्टी नहीं लिया है आपको मिलेगा आपका पैसा। लेकिन पॉइंट ये कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका ये रिटायरमेंट बेनिफिट में आएगा, क्योंकि लोग, गवर्नमेंट चाहता है कि लोग छुट्टी ले। ओके, गवर्नमेंट क्यों चाहता है कि सर लोग छुट्टी ले? क्योंकि गवर्नमेंट का सिंपल सा क्राइटेरिया कि भाई हर एक इंसान को ब्रेक की जरूरत होता है, हर एक इंसान को रिकवरी की जरूरत होता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट चाहता है कि हर एक एम्प्लॉय छुट्टी ले, टाइम स्पेंड करे अपनी फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सोशल मतलब जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग होते हैं कि वो डिमांड करते हैं या फिर वो अपना लीव एनकैशमेंट का पैसा ड्यूरिंग द सर्विस विड्रॉ करते हैं। अगर वो ड्यूरिंग द सर्विस विड्रॉ कर रहे तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जो भी पैसा, जो भी लीव एनकैशमेंट का पैसा आप ड्यूरिंग द सर्विस विड्रॉ करते हो, वो पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सर आप आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ, अगर आप रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिल रहा है लीव एनकैशमेंट का, तो क्या होगा, दो टाइप के एम्प्लॉय, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक है प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी पैसा मिलेगा लीव एनकैशमेंट का वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे ही काम चोर होते हैं, और ऊपर से जो छुट्टी ना लेके काम करे वो तो बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो गवर्नमेंट बोले कि हमारे एम्प्लॉय से हम टैक्स नहीं लेंगे, लीव एनकैशमेंट का पैसा पूरा एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर, चलो अदर एम्प्लॉय जो बच गए, एनी अदर एम्प्लॉय के लिए क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर, इन चारों में से जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना पैसा आपने रिसीव किया है, 25,000 रुपीज, सॉरी 25 लाख रुपीज मैक्सिमम रुपीज। जैसे ग्रेचुइटी में 20 लाख था ना, ऐसे ही पेंशन में कितना है, 25 लाख रुपीज। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपीज। और आ जाएगा क्या, 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। ओके, तो आपका जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है ना, उसके पिछले दिन से आपका 10 महीने का जो भी सैलरी है, सैलरी आप बोले लीजिए। ठीक है, आपका 10 महीने का वो सैलरी हो जाएगा। सर सैलरी का मतलब क्या है सर, देखो सैलरी का मतलब बड़ा ही सिंपल है। सैलरी का मतलब आपका क्या है, बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस डीए इफ, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है सर, तो सैलरी क्या हो जाएगा आपका, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। सो उसके बाद एक और आपका आ जाएगा 30 डेज मैक्सिमम इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड। अच्छा, गवर्नमेंट इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको कितना भी छुट्टी मिले हमें कोई फर्क नहीं, मतलब परवाह नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आपको एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए, कंप्लीटेड ईयर मतलब एम्प्लॉय ने कितना साल काम किया है, पूरा काम किया है, कोई फ्रैक्शन वगैरह ईयर नहीं आएगा। अगर एम्प्लॉय ने 26 साल काम किया तो 26 साल लिया जाएगा, अगर एम्प्लॉय ने 26 साल 7 महीना काम किया है तब भी 26 साल लिया जाएगा। ठीक है, सो जितना एम्प्लॉय ने पूरा काम किया है कंप्लीटेड ईयर, उन्हें उस कंप्लीटेड ईयर के लिए आपको कितना दिन का छुट्टी मिलेगा, 30 दिन का छुट्टी मिलेगा एज पर द इनकम टैक्स। सर मेरा एम्प्लॉयर तो 45 डेज का छुट्टी देता है, वो अलग बात है। आपको कितना छुट्टी आपका एम्प्लॉयर देता है कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉय ने मतलब इनकम टैक्स वालों ने जो किया है वो फाइनल है, यानी कि 30 डेज लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 30 डेज इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड इंटू एवरेज सैलरी पर डे, इंटू एवरेज सैलरी पर डे। यानी कि सिंपली मैं अगर बोलूं तो क्या हो जाएगा सर, कितना लीव आपके क्रेडिट में है, कितना लीव आपके क्रेडिट में है पूरे साल भर में। अगर मैंने 20 साल काम किया है ना, 20 साल अगर मैंने काम किया है तो 20 इंटू 30 इतना लीव मुझे मिलना चाहिए पूरे 20 साल में। गवर्नमेंट बोल रहा है, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि भाई एक साल में आपको 30 दिन का छुट्टी मिलना चाहिए मैक्सिमम, तो 20 इंटू 30 यानी कि 600 दिन का लीव मुझे मिलना चाहिए। माइनस कर लूंगा जितना मैंने 20 साल में, कभी ना कभी तो मैंने छुट्टी लिया होगा ना, जितना टोटल मैंने 20 साल में छुट्टी लिया है, मान लीजिए कि 100 छुट्टी मैंने लिया है तो 100 माइनस कर लूंगा, बचेगा कितना सर, 500। इन 500 डेज के लिए जितना सैलरी हो रहा है ना उतना ही मेरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सैलरी का मतलब सर क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है सर, चलो डन। तो सर इस वाले पार्ट में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम
कुछ और चीजों को रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, टोटल 3 पार्ट में आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा सैलरी का। ठीक है, सो पार्ट 1 में बस इतना ही। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट्स, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि इस चैनल के ऑब्जेक्टिव क्या है और इस चैनल को क्यों बनाया गया है। ये चैनल बनाया गया है इस वजह से कि बीकॉम के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हो सके। बहुत सारी चीजें मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं क्योंकि फंड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। तो आप सिंपली कुछ नहीं करिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अगर शेयर करोगे, अगर आपको पसंद आता है तो भी इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।